हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 का सेकंड पार्ट, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। उसमें हमने बजट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश की थी। इसके अलावा जो मैक्रो लेवल पे डेटा है, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, वो सारी चीजें हमने कवर की थी। अब इसमें हम माइक्रो लेवल पे देखेंगे कि कौन सी नई योजना सरकार लेके आई या जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उनमें कितनी फंडिंग की गई है, उनमें और क्या प्रावधान किए गए हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 की थीम है। तो आपको पता होगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी, और वही हमारे राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, क्योंकि उन्हीं के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है और उन्होंने ही छत्तीसगढ़ का बजट प्रेजेंट किया। तो उसमें उन्होंने इसका जो थीम है उसका जिक्र किया था, और वो थीम है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, यानी नया छत्तीसगढ़ बनाएंगे। ये उन्होंने थीम बताई थी। उन्होंने ट्वीट करके भी इन 3 शब्दों का जिक्र किया था अपने ट्विटर हैंडल से। तो इसका आंसर होगा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। पीएससी में तो इतना छोटा क्वेश्चन शायद ही आए, बट हाँ, जो और दूसरी एग्जाम्स होती है, जैसे व्यापम की एग्जाम हो गई या फिर एसआई की एग्जाम हो गई, पुलिस से रिलेटेड एग्जाम हो गई, उन सब में ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि इस साल के बजट की थीम क्या थी। सिंपल, तो आपको पता होना चाहिए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर एक शब्द का उन्होंने जिक्र किया था अपनी बजट की स्पीच में, हाइट, HEIGHT, और इसका पूरे का उन्होंने मतलब भी बताया। जैसे H स्टैंड्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी समग्र विकास, सभी डायरेक्शन में विकास करना है, ऐसा नहीं कोई एक डायरेक्शन पकड़ी और उसमें डेवलपमेंट करने लगे। दूसरा E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, यानी एजुकेशन के लिए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए या मिलेगी, ऐसा हम प्रयास करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आप जानते होंगे। गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस करना है, लोगों को असुविधा ना हो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने पर, उन्हें किसी प्रकार की रिश्वत या कोई अप्रिय घटना का सामना ना करना पड़े। हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, और फिर ये सब करके लोगों के जीवन क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी को उन्होंने बनाया हाइट। और इसी प्रकार से इतनी सब चीजें करके हम छत्तीसगढ़ को क्या करेंगे, हाइट पे लेके जाएंगे, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी या कहें वित्त मंत्री जी ने जिक्र किया उनके बजट की स्पीच में या उनके बजट के भाषण में। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो पहले तो आपको ये पूरा फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी एग्जाम्स जो होती है उनमें ये फुल फॉर्म ही आ सकता है। और अगर पीएससी के संबंध में देखा जाए तो अगर मेंस में आप इन सब चीजों का जिक्र करोगे, क्योंकि डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव में आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और उनमें अगर आप इसका जिक्र करोगे तो डेफिनेटली उससे आपको वेटेज मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, किसानों को उत्तम सुविधा देने के लिए कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 150 करोड़ तथा सुजला अंतर्गत 530 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, किसानों को 2 चीजें चाहिए रहती है सरकार की तरफ से, खासकर वैसे तो बहुत चीजें चाहिए, बट इंपॉर्टेंट अगर सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए देखा जाए तो एक तो चाहिए उन्हें क्या, पंप, और दूसरा उन्हें क्या चाहिए, बिजली। दोनों चीजें चाहिए, एक पंप और एक बिजली। तो पंप के लिए सरकार क्या करती है कि कई जगह पर बिजली नहीं पहुंच पाती, तो सरकार ने सोलर पंप डिस्ट्रीब्यूट किए, और वो भी सस्ती दरों पर, रियायती दरों पर। और उस योजना का नाम है क्या, सौर सुजला योजना, ये उस योजना का नाम है। इसमें सरकार बहुत ही कम रियायत पे, जैसे कोई सोलर पंप 1.5 लाख का मार्केट में मिल रहा है, तो सरकार आपको मुश्किल से 10,000 या 15,000 में दे रही, ऐसा है। और इस योजना का नाम क्या है, सौर सुजला योजना। और दूसरा, जिनके पास बिजली के पंप हैं उन्हें डेफिनेटली क्या चाहिए, बिजली चाहिए। तो बिजली का बिल भरना होगा किसानों को, तो उसके लिए भी सरकार ने अलग प्रावधान किया। हम दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहला, अगर हम बिजली के बारे में बात करें तो इसके लिए सरकार की योजना का नाम क्या है, कृषि पंप कृषक जीवन ज्योति योजना, ये है। और इसमें सरकार ने ये किया है कि पहले आपको अपनी खपत के हिसाब से, यानी कितनी यूनिट्स आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से बिल भरना पड़ता था किसानों को, बट अब सरकार ने ये किया है, इसकी जगह पर आपके पास कितने पंप हैं उस हिसाब से आपको बिल देना है। जैसे
आपके पास मान लीजिए सिर्फ एक पंप है तो आपको 200 रुपए महीना देना पड़ेगा। कितना? 5 एचपी से कम का है। एचपी मींस हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर या उससे कम का, तो आपको 200 रुपए महीना देना पड़ेगा। 2 पंप है तो भी आपको 200 रुपए महीना इसका अलग से देना पड़ेगा, यानी इसका 200, इसका 200, 2 से ज्यादा हो गए पंप तो फिर आपको 300 देना होगा। यानी आपका ये फिक्स कर दिया कि आपके पास 5 हॉर्स पावर का पंप है तो आपको इतना मंथली पे करना है, दैट्स इट। ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कितनी अमाउंट में या कितनी यूनिट यूज की। इसी को उन्होंने नाम दिया है क्या? कृषक जीवन ज्योति योजना। हालांकि ये योजना पहले से चल रही, बट अब इसमें खपत के आधार पर नहीं बल्कि किसके आधार पर बिल लिया जाएगा या पैसे लिए जाएंगे? वो लिए जाएंगे आपके पंप की संख्या के आधार पर। और इसके लिए सरकार ने कितना पैसा अलॉट किया है? तो 2500 करोड़ का प्रावधान रखा है। तो ये तो पहला वाला हो गया। कौन सा? कृषक जीवन ज्योति योजना। इसमें सिंपल सी चीज आपको यही याद रखना है कि अब जो बिल देंगे आप या किसान जो देंगे वो किस आधार पर देंगे? खपत के आधार पर नहीं बल्कि पंप कितने हैं उस आधार पर। फिर योजना में लगभग 5.5 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा, यानी इतने लोग इससे लाभान्वित होंगे, इतने किसान लाभान्वित होंगे। दूसरा मैं आपको बता चुका हूं, कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 150 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। सौर सुजला योजना अंतर्गत कितना? सौर सुजला योजना के अंतर्गत 530 करोड़ का प्रावधान रखा गया। और ये वही है जो मैं आपको बता चुका हूं कि सोलर पंप सरकार क्या करती है? रियायती दरों पर बेचती है किसानों को, ताकि उन्हें सिंचाई में, इरिगेशन में कोई समस्या ना आए। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा याद रखना है? कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत 2500 करोड़ अलॉट किए हैं और ये योजना मैं बता चुका हूं कि अब बिल जो दिया जाएगा, लिया जाएगा वो किस आधार पर? आपके पंप की संख्या के हिसाब से। और ये हम बात कर चुके हैं, 5 लाख लोग इसमें इस ऊपर वाली योजना में लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर एक कॉलेज है, चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दुर्ग, और ये प्राइवेट कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। तो सरकार इसको क्या करेगी? शासकीकरण करेगी, यानी इसको गवर्नमेंट कॉलेज बनाएगी। ये 2013 में स्थापित हुआ था और इसे अब क्या बना दिया जाएगा? गवर्नमेंट कॉलेज बना दिया जाएगा मेडिकल के लिए। तो इसका आंसर होगा चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दुर्ग। छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 में सरकार ने किस कॉलेज को? तो कॉलेज का नाम क्या हो गया? चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दुर्ग को शासकीकरण करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर हमारे यहाँ पर लगातार नई तहसीलें और नए अनुविभाग बन रहे हैं। तो पहले बीच में भी कुछ 27 के करीब तहसील बनी थी, फिर उनसे ही रिलेटेड ये डेवलपमेंट है। छत्तीसगढ़ बजट 21-22 में सरकार ने डैश नई तहसीलें तथा डैश नए अनुविभाग स्थापित करने की घोषणा की। तो सिंपल है, 11 नई तहसीलें और 5 नए अनुविभाग स्थापित करने की सरकार ने घोषणा की है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये न्यूज पहले भी आई थी कि हमारे रायपुर में क्या बनने वाला है? रायपुर में एक जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनने वाला है। ये मैंने करंट अफेयर में कवर भी किया था। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, बहुत बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनेगा और ऐसा कहा जा रहा है कि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क होगा। तो उसके लिए सरकार ने फिर फंड अलॉट किया है। देखिए, छत्तीसगढ़ बजट 21-22 में सरकार ने डैश में 350 करोड़ की लागत से जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है पंडरी रायपुर। पहले भी ये न्यूज में था, इसीलिए इसके परीक्षा में आने की संभावना बनती है। 350 करोड़ में अच्छी खासी बिल्डिंग बनेगी, सिक्योरिटी के वहां पर इंतजाम किए जाएंगे। नहीं तो इतना बड़ा जब जेम्स एंड ज्वेलरी का बन रहा है तो चोर की थ्रेट्स भी होगी। इसकी वजह से हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट है छत्तीसगढ़ के, वो जगह जगह जैसे मुंबई, अहमदाबाद ऐसी जगह पे जाके उन्होंने मुआयना किया कि किस प्रकार से जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क होता है, क्या क्या उन्हें चैलेंजेस फेस करने होते हैं। ये सारी चीजें वो रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसा 350 करोड़ उसके लिए अलॉट भी कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ बजट 21-22 में सरकार ने दूसरी संतान बालिका के जन्म पर कौशल्या मातृत्व योजना के तहत महिलाओं को कितने धन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो आपको पता होगा ये जो योजना है ये किसके लिए? पोषण के लिए, महिलाओं के लिए ये होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में खासकर ऐसा होता है, महिलाएं जब किसी बच्चे को जन्म देती हैं
तो जन्म देने के बाद में उन्हें पोषण की काफी कमी होती है, तो उसके लिए उन्हें कुछ पैसा मिल जाए ताकि वो क्या करें। आपको पता है जब भी कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो बहुत कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, उन्हें पोषण की सख्त आवश्यकता होती है। तो सरकार उसके लिए कुछ फाइनेंशियल यानी मदद करने वाली है। और वो फाइनेंशियल मदद क्या होगी? दूसरी संतान बालिका के जन्म पर, पहली तो बालिका है ही, दूसरी बालिका क्या हुई आपकी, जन्म लिया उसने, और उस योजना का नाम क्या रखा है? कौशल्या मातृत्व योजना। और इसके तहत सरकार पैसा देगी उस माता को ताकि वो अपना भरण पोषण अच्छी तरह से कर पाए। तो इसके लिए कितना अमाउंट दिया जाएगा? 5,000 रुपए का अमाउंट सरकार देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर पत्रकारों से लेकर ये जो मुद्दा है काफी न्यूज में रहता है, कई बार किसी दुर्घटना में या फिर रिपोर्टिंग करते टाइम उनकी डेथ हो जाती है, फिर बाद में उनके परिवार को काफी समस्या होती है फाइनेंशियली। इस वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्रकारों को दुर्घटना जन्य आकस्मिक मृत्यु पर, यानी किसी दुर्घटना में अचानक मृत्यु हो जाए तो उसके लिए उनका बीमा किया एक प्रकार से, या उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगी सरकार। कितना? उनके परिवार को 5 लाख रुपए गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ताकि उनका परिवार थोड़ी बहुत सहायता उन्हें मिल जाए तो उनका जीवन इजी हो जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर बोर्ड बनाने की हमारे यहाँ पर काफी प्रथा रही है और बनाते भी हैं, कई प्रकार के बोर्ड बना दिए, जल बोर्ड बना दिया, मत्स्य बोर्ड बना दिया। अब उनमें काम होता नहीं होता वो बाद की बातें हैं, बट हाँ 4 नए बोर्डों का गठन करने की सरकार ने घोषणा की। विकास बोर्ड है, इनका नाम भी बहुत प्यारा दिया है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए ईश्वर करे सब अच्छा ही हो। तो 4 नए बोर्ड कौन कौन से बनने वाले? एक तेलघानी बोर्ड। तेलघानी बोर्ड यानी क्या? जो वो लोग जो कि ऑयल निकालने का काम करते हैं उनके लिए बोर्ड बनाया गया, तेलघानी बोर्ड। फिर चर्म शिल्पकार बोर्ड, इनके लिए भी एक बोर्ड बनाया गया। फिर लौह शिल्पकार बोर्ड और रजक विकास बोर्ड, यानी 4 बोर्ड हो गए। लौह शिल्पकार बोर्ड, रजककार विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार बोर्ड और तेलघानी बोर्ड। ये चारों आपको याद होने चाहिए। ये मेंस के आंसर राइटिंग में आपके काम आ सकते हैं, या फिर ऐसा इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है कि कौन सा बोर्ड नया बनाया सरकार ने इस बजट में बनाने की घोषणा की। तो ये 4 है, एक तेलघानी, एक चर्म, एक लौह और एक रजककार। ये सब आप जानते होंगे, तेलघानी, चर्म, लौह, रजककार मींस क्या होता है? जो धोबी समाज होता है उनके विकास के लिए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर आपने ये तो खूब सुना होगा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना। इसके तहत सरकार क्या कर रही है? ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश मीडियम के स्कूल ओपन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल थे अभी तक वो सब हिंदी मीडियम के थे। अब इसमें ये योजना का नाम रखा है सरकार ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना। तो पहले भी ये न्यूज में रहा है और इसके ऊपर मैं काफी डिस्कस कर चुका हूं। इसमें 1st to 12th तक के जो बच्चे रहेंगे उन्हें निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाएगी। इसका नाम है क्या? स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना। बहुत सारे स्कूल इसके तहत बन भी चुके और सरकार ने 119 इतने नए ऐसे स्कूल बनाने की घोषणा भी की है इस बजट में। नेक्स्ट देखिए। फिर राजीव गांधी न्याय योजना के बारे में आपने सुना होगा। ये क्या होता है? देखो, धान खरीदी का जैसे मान लीजिए एमएसपी वो किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कितना? 1800 रुपए। इतना मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 1800 रुपए प्रति क्विंटल पे धान परचेस करेंगे। और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने चुनाव के समय ये घोषणा की थी कि वो 2500 के रेट पे धान की खरीदी करेगी। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को वायलेट भी नहीं कर सकते। तब फिर क्या करेंगे? इसमें इंसेंटिव देती है सरकार। इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन राशि, और वो कितनी देगी? 2500 करना है तो ये 1800 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और बाकी का बचा हुआ स्टेट गवर्नमेंट दे देगी। और इसी का नाम है राजीव गांधी न्याय योजना। और भी इसमें प्रावधान है, देखिए। इस योजना में धान एवं अन्य फसलों को शामिल करके बोए गए रकबे के आधार पर किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कितने रकबे में आपने बोया है उसके आधार पर आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूसरा, वर्ष 21-22 के बजट में 5,703 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ये आंकड़ा अगर आप याद कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो योजना है राजीव गांधी न्याय योजना, ये काफी खबरों में रही है और काफी इंपॉर्टेंट मुझे भी लगती है, इसलिए इसका सारा डेटा आपको पता होना चाहिए। तो इसमें बजट में कितना पैसा दिया है?
5,703 करोड़ सरकार ने आवंटित किए हैं। और भी दिया इसमें, इस वर्ष 20,53,000 किसानों को 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। यानी इतने किसानों से, कितने, 20,53,000 किसानों से इतने मीट्रिक टन की धान की खरीदी की गई है, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक है। ये अगर आप याद कर पाए तो ठीक है, नहीं तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए इतना अमाउंट आवंटित कर दिया गया है, और ये किसके लिए, धान और अन्य फसलों के लिए किया गया है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। योजना का नाम क्या है, राजीव गांधी न्याय योजना, यानी एमएसपी पे ज्यादा सरकार पे करने वाली है, उसी का नाम है राजीव गांधी न्याय योजना। फिर फलोद्यान, या जिसके बारे में बोलते हैं बागवानी, या हमारे यहाँ पे फूलों की, फलों की खेती कम होती है तो उसको सरकार प्रोत्साहित करने वाली है, और उसमें सरकार अनुदान प्रदान करेगी। किसके लिए, देखिए छत्तीसगढ़ बजट 21-22 में सरकार ने फूलों की खेती के लिए अनुदान प्रदान करने की घोषणा की। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? अब ये अनुदान क्या होता है? अनुदान एक प्रकार से परमानेंटली दे देती है सरकार, फिर इसको वापस नहीं लेती। एक तरीके से आप बोले अनुदान यानी दे दिया पैसा और फिर वो मांगते नहीं वापस। लोन अगर रहे तो उसका किस्त भरनी पड़ती है और वो पैसा रिटर्न करना होता है। अनुदान का ऐसा कुछ नहीं होता है। इस वर्ष 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बहुवर्षीय फलोद्यान, बहुवर्षीय फलोद्यान मीन्स क्या, ऐसे फल जो 2-3 साल बाद में प्रोड्यूस होंगे, या फिर अभी लगाया उनको, जैसे मान लीजिए आम के पेड़ लगा दिया आपने, उससे फल तो मिलेगा पर इतना जल्दी नहीं मिलेगा, वो बहुवर्षीय फल होता है। बहुवर्षीय मीन्स एक बार आम का पेड़ लग गया, बार बार उससे फल मिलेगा, ये बहुवर्षीय फल उद्यान हुआ। 4,500 हेक्टेयर में सब्जी उत्पादन, 1,300 हेक्टेयर में फूलों की खेती हेतु अनुदान देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। मैं नहीं मानता आपको ये न्यूमेरिकल डेटा याद करने की जरूरत है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि सरकार इसके लिए भी अनुदान प्रदान कर रही है। कुल उद्यानिकी फसलों के लिए 2021-22 में 495 करोड़ यानी 495 करोड़ का बजट सरकार ने प्रावधान इसमें रखा है। ये बजट अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों सत्य हैं। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसमें एमसीक्यू कैसे बनेगा, अभी यहाँ पे भी डेटा है, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, इतना सारा डेटा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप याद करें। फिर भी अगर आप ये याद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ बजट 21-22 में सरकार ने चिराग योजना के लिए प्रावधान रखे। अब ये चिराग योजना पहले भी खबरों में थी, इसके ऊपर मैं करंट अफेयर में भी कवर कर चुका हूं। ये चिराग योजना में वर्ल्ड बैंक ने हेल्प किया है, और ये पोषण और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, पोषण सुरक्षा और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, जैसे किसानों को अच्छा फर्टिलाइजर चाहिए, अच्छा सा इरिगेशन का पंप चाहिए, बिजली चाहिए, ये सारी चीजों के लिए फंडिंग चाहिए, पैसे चाहिए, तो उसके लिए लोन दिया है किसने, वर्ल्ड बैंक ने। ये आपको पता भी होना चाहिए, करंट अफेयर में मैंने कवर भी किया है कि चिराग योजना के लिए फंडिंग किसने की है, तो वो वर्ल्ड बैंक ने की। अब इसमें प्रावधान क्या रखे गए, देखिए पहली बात तो ये कहां पर लागू है, ये आपको मालूम होना चाहिए, परीक्षा में आ सकता है। बस्तर संभाग के 7 आदिवासी बहुल जिले एवं मुंगेली जिले के चयनित 14 विकास खंडों में यह योजना संचालित है, और ये पूरा डिटेल में मैंने करंट अफेयर में कवर किया है, अगर आप देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। पोषण सुरक्षा तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग योजना के लिए बजट कितना आवंटित किया है सरकार ने, 150 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसमें वर्ल्ड बैंक ने हेल्प की है। दूसरा, 7 आदिवासी बहुल जिलों में ये चलाई जा रही है और एक मुंगेली जिले में, और ये बस्तर संभाग में है, और 14 विकास खंडों में इसे लागू किया गया है। 14 के 14 आपको नाम याद करने की बिल्कुल भी नहीं जरूरत है, वो मैंने करंट अफेयर में कवर भी किए, बट बिल्कुल भी आपको याद करने की आई डोंट थिंक रिक्वायरमेंट है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। फिर गौठानों को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये योजना के बारे में भी मैंने करंट अफेयर में खूब आपको बताया, फिर भी एक बार देख लीजिए। इसमें सरकार क्या करती है, गोबर परचेस करती है और उसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करती है। गोबर परचेस किया, उसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट किया और फिर उसका खाद बना के बेच दिया, क्योंकि आपको पता होगा वर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है वो काफी उपयोगी होता है, और उसमें केचुए से उसको कन्वर्ट किया जाता है गोबर को। केचुए क्या करते हैं, उस गोबर को खा लेते हैं, खाने के बाद में उनका जो एक्सक्रेशन होता है वही बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है, बहुत अच्छा खाद होता है। तो उसके लिए सरकार ऑब्वियसली गोबर की आवश्यकता होगी उन्हें, तो सरकार परचेस करती है और फिर सेल कर देती है। अब देखिए पहला वाला पॉइंट इसमें, गोठान समितियों द्वारा पशुपालकों से 2 रुपए
प्रति किलो की दर से गोबर क्रय हेतु 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, ये सरकार ने बताया है। 2 रुपए प्रति किलो में सरकार गोबर परचेस करती है और खाद किस भाव में बेचती है? 10 रुपए प्रति किलो में। फिर आप सोचेंगे सरकार तो काफी प्रॉफिट में, बट 2 रुपए के 1 किलो गोबर में ऐसा थोड़ी होगा कि 1 किलो फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा, कम फर्टिलाइजर तैयार होता है। उसके बाद में वर्तमान में 7,841 स्व सहायता समूह गोठान की गतिविधि संचालित कर रहे हैं। अब इतना सारा गोबर अगर परचेस करना है सरकार को, तो ऐसा तो नहीं कर सकती सरकार की घर घर जाएंगे सारे मंत्री मिनिस्टर और जाके परचेस करेंगे कि लाइए भाई आज आपके घर का जो भी है वो दीजिए, हम इसका खाद बनाएंगे। तो उसके लिए सरकार ने जो स्व सहायता समूह होते हैं उन्हें अपॉइंट करके रखा है, वो इसको परचेस करते हैं, फिर सरकार इसको प्रोसेस करती है, यानी इसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करती है और फिर उसको बेच देती है सरकार। सो गोठान योजना के लिए वर्ष 21-22 के बजट में 175 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इतने पैसे का प्रावधान सरकार ने रखा है और अभी तक गोबर कितने का क्रय किया है? तो 80 करोड़ का सरकार क्रय कर चुकी है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। आई होप आपको ये समझा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। रोजगार उन्मुखी क्यों? क्योंकि देखिए ये स्वयं सहायता समूह इसमें लगे हुए हैं तो इन्हें रोजगार मिलेगा डेफिनेटली, तो ये रोजगार उन्मुखी से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसानों को शून्य ब्याज दर पर 5,900 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया। तो देखिए अल्प ब्याज या शून्य ब्याज क्या होता है? तो शून्य ब्याज ऐसा होगा कि जो आपका ब्याज है वो अनुदान मान लिया जाएगा। जैसे आपने 100 रुपीज का क्या लिया, मान लीजिए लोन लिया अल्पकाल के लिए, कम समय के लिए, तो डेफिनेटली इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए 5 रुपए इंटरेस्ट बना, तो ठीक है गवर्नमेंट ने ये किया कि ये जो 5 रुपए इंटरेस्ट है ये सरकार बैंकों को पे कर देगी, यानी ये 5 रुपए आपको क्या मिल गया? अनुदान। आपको कितना रिटर्न करना है? सिर्फ जो 100 रुपए है वो 100 का 100 रिटर्न करना है। इसे नाम दिया गया शून्य ब्याज दर, और ये जो है इसे कहा गया अनुदान। ये जो ब्याज है इसे क्या कहा गया? अनुदान, क्योंकि इसे अल्टीमेटली सरकार ने पे किया इस ब्याज को। तो देखिए अब इसके ऊपर ये डेटा है, किसानों को शून्य ब्याज दर पर 5,900 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 5,900 करोड़ का कृषि ऋण सरकार इसमें देगी और वो भी अल्पकालीन होगा, कम समय के लिए होता है। ब्याज अनुदान के भुगतान हेतु वर्ष 21-22 में 275 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। कितना? ब्याज का जो अनुदान भुगतान करना है उसके लिए कितने का प्रावधान है? 275 करोड़। मैंने बोला मूल जो है, मूलधन आपको रिटर्न करना है, जो आपका इंटरेस्ट है वो सिर्फ सरकार पे करेगी, यानी जो ब्याज है वो सरकार पे करेगी अनुदान के रूप में। तो ये करेक्ट है। फिर देखिए बजट में किसानों के लिए अन्य प्रमुख योजनाएं, अगर आप ये याद कर पाए तो अच्छी बात है। फसल बीमा योजना के लिए 606 करोड़, ये डेटा है। कृषक समग्र विकास योजना के लिए 81 करोड़, और ये सारा का सारा डेटा मैंने लिखा है। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी किया तो कोई बहुत बुरी बात नहीं, क्योंकि इतना सारा डेटा कभी भी मुझे नहीं लगता किसी एग्जाम में इतना डिटेल में पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं शाकंभरी योजना में 123 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। बट हाँ, मैं कहूंगा शून्य ब्याज दर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफी हाईलाइट हुआ था बजट में, इस वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर आपने वी मार्ट, डी मार्ट ये सब सुना होगा। वी मार्ट क्या होता है, डी मार्ट क्या होता है? देखिए डी मार्ट होता है, उसने नाम क्यों दिया डी मार्ट, ऐसा आपने सुना होगा। डी एक बंदा है, उसका सरनेम है धमानी, धमानी उसका सरनेम है, तो उसके नाम पे इसको नाम दे दिया क्या? डी मार्ट। तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ का नाम कहां से स्टार्ट होता है? सी से, तो इसका नाम रख दिया सी मार्ट। अब ये सी मार्ट में होता क्या है? इसमें ये होगा कि हमारे यहाँ की जो वनोपज हैं या फिर शिल्प कला, ये सारी चीजें अगर सेल करनी है तो उसके लिए क्या, देखो यहाँ पे लिखा है, छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट 21-22 में सी मार्ट स्थापित करने की घोषणा की है। जगह जगह सी मार्ट, जैसे वी मार्ट होता है, डी मार्ट होता है, ऐसे सी मार्ट बनेंगे, छत्तीसगढ़ मार्ट। और इसमें क्या सेल करेगी सरकार या फिर जो स्थानीय लोग हैं वो क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प, वनोपज, कृषि एवं अन्य सभी प्रकार के उत्पादों तथा व्यंजनों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए सी मार्ट स्टोर खोले जाएंगे। कई जगह पे सी मार्ट स्टोर खोले जाएंगे और इससे छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाने की सरकार ने योजना चलाई है।
और इसमें ये सब कौन बना के देगा? जो व्यंजन चाहिए या फिर जो उत्पाद है ये कौन बना के देगा? तो जो स्थानीय लोग हैं वो बना के देंगे। उसमें ले जाके आप स्टोर में बेच दीजिए और स्टोर वाले दूसरे को बेच देंगे। दैट्स इट, ये हो गया सी मार्ट। ऐसे स्टोर खोले जाएंगे। और ये किसकी तर्ज पर है? शहरी पौनी पसारी योजना की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर आपने भारत भवन का नाम सुना होगा, ये भोपाल में है। जब हमारे अविभाजित मध्य प्रदेश की राजधानी थी भोपाल, तब तो बहुत अच्छा था, बट अब हम भी अपना एक भारत भवन बनाने की कोशिश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और वो कहाँ पे बनेगा? तो वो बनने वाला है डेफिनेटली नया रायपुर में बनेगा। बजट में डैश में भोपाल के भारत भवन की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। इसका नाम क्या होगा? छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र। इसमें हमारे जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड संस्कृति है उसका एक प्रकार से म्यूजियम टाइप बनेगा कल्चर के बारे में। तो ये कहां पे बनेगा? नया रायपुर में। नेक्स्ट देखिए, सरकार बस्तर टाइगर्स के 2800 पदों पर भर्ती करेगी। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो आपने सुना होगा सिक्योरिटी फोर्सेस होती है कहां पर? खासकर बस्तर में, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित अंचल है, इसमें नक्सली गतिविधियां होती है। तो उनका नाम बदल दिया और उसका नाम क्या कर दिया गया? बस्तर टाइगर्स। और उसके 2800 पद सरकार भरने वाली है। तो उसमें क्या होगा? ये जवान क्या करेंगे? ये जवान पुलिस फोर्स को जंगल की खबरें देंगे। जंगल की खबरें क्या? कि नक्सली किस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं, मुखबिरी करेंगे एक प्रकार से। दूसरा, गौरेला पेंड्रा मरवाही में जवानों के लिए आवासीय भवन का निर्माण किया जाएगा इसी के तहत, ताकि ये बंदे वहां पर रह तो पाए। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त दोनों सत्य है। तो इसमें याद करने जैसा क्या है? सरकार बस्तर टाइगर्स के नाम की एक फोर्स बना रही है, या नाम चेंज कर दिया गया बस्तर टाइगर्स। ये पुलिस फोर्स है एक तरीके से, जो बस्तर के अंचल में काम करेगी, खबरें ला के देगी, और क्या उनके लिए एक भवन भी बनाया जा रहा है गोरेला पेंड्रा मरवाही में। नेक्स्ट देखिए, मनरेगा के तहत इस साल 1603 करोड़ का प्रावधान है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? यानी इतना पैसा सरकार खर्च करेगी मनरेगा पे। मनरेगा आपको पता होगा, जो लोग बेरोजगार होते हैं उनका एक जॉब कार्ड बनता है और फिर वो वहां सरकार के पास जाते हैं और सरकार उन्हें काम देती है, तो बदले में सरकार कुछ पैसा देती है, उसे कहा जाता है मनरेगा। अब इसके ऊपर है कितना डेटा, कितना पैसा खर्च करेगी सरकार? 1603 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने आवंटित किया है। और देखिए, मनरेगा के तहत इस साल 12 करोड़ 21 लाख दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यानी देखिए, इतने दिनों का रोजगार, एक बंदा है उसको कितना 100 डेज तक काम मिलता है। कहीं कहीं पे बढ़ा दिया गया है और इसको बढ़ाने का प्रोविजंस भी है। तो इतने दिनों तक इसमें रोजगार सृजित किया जाएगा। 400 करोड़ रुपए महिला स्वयं सहायता समूह के लिए रखे गए हैं। कोई खास नहीं है ये, फिर भी अगर आप याद कर लें तो अच्छी बात है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों सत्य हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या, मनरेगा का बजट कितना है, इतना रखा गया, और इसमें कितने दिनों का, कितने दिवसों का रोजगार तैयार होगा, तो 12 करोड़ 21 लाख दिन का रोजगार सरकार अवेलेबल कराएगी। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में बजट में जारी आंकड़ों के अनुसार कितने प्रतिशत मकानों का निर्माण पूर्ण हो गया? ये प्रधानमंत्री आवास योजना दो होती है, एक शहरी होती है और एक ग्रामीण होती है। और उसमें ये किया जाता है कि कुछ पैसा देती है गवर्नमेंट और उससे फिर क्या बनाया जाता है, मकान बनाया जाता है। तो उसका एक टारगेट होता है कि इतना आपको दे दिए गए। मान लीजिए आपको 100 रुपीज दिए, तो आप अगर 100 ही खर्च कर देंगे तो अगली बार आपको ना ज्यादा बजट अलर्ट होता है। गवर्नमेंट में ये होता है। और कई बार ऐसा होता है सुस्ती से काम पड़ा रहता है, कई मंत्री मिनिस्टर काम नहीं करते, तो 100 रुपए में से 50 ही खर्च हुए, तो बाद में आपका जो बजट है वो कट हो जाता है। 100 रुपए नहीं मिलते, अब आपको 85 रुपए मिलते हैं, क्योंकि 50 से तो आपने काम नहीं किया, पड़ा रहा वो पैसा यूजलेस। तो 70% मकान का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ ने किया है, 70% प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। फिर बजट में मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो वो 10 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। और ये धरसा विकास योजना क्या होती है? देखिए, किसान जैसे खेत में जाता है, ये उसका खेत है और ये उसका घर है, तो यहां से रास्ते में बड़ा खराब रास्ता होता है, कभी कभी तो कई बार इतना खराब रास्ता होता है कि वो 4 महीने बंद रहता है। ये मैंने भी अक्सर देखा है।
4 महीने तक ये रास्ता चल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इतना कीचड़ है बारिश के कारण, इतना खराब हो चुका है। तो उसके लिए सरकार ये योजना लेके आई, मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना। इसके लिए ये करेंगे कि ये जो खराब रोड है इसको बनाया जाएगा, और इसके लिए बजट कितना दिया सरकार ने? 10 करोड़ रुपए का दिया। फिर सरकार ने स्वच्छता दीदियों का मानदेय 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो स्वच्छता दीदियां जो हमारे यहाँ पर साफ सफाई का काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन्होंने काफी अच्छा काम किया। छत्तीसगढ़ स्वच्छता की रैंक में कई बार पहले नंबर पर देखने को मिला है। तो खुश होके हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने 5,000 से इनका मानदेय कितना कर दिया? 6,000 रुपए कर दिया। फिर 2 नए ITI खुलने वाले हैं। बजट में इनकी घोषणा हुई है, एक रायपुर में और एक बिलासपुर में। तो आपको पता होना चाहिए। वैसे इनके गांव के नाम भी हैं, बट इतना डिटेल कोई भी पूछने वाला नहीं है। हाँ, रायपुर और बिलासपुर इतना आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2 ITI खुलेंगे। ITI क्या होते हैं? मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। नाम सुना होगा आपने, जहां पर लोग ITI कर लेते हैं, फिर छोटे मोटे जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें काम करते हैं, और कई बार बड़ी बड़ी ऊंची पोस्ट पे भी चले जाते हैं। तो 2 नई ITI खुलने का प्रावधान है। बजट में कहां पर हवाई पट्टी निर्माण करने की घोषणा की गई है? तो हवाई पट्टी कहां पर बनने वाली है? तो कोरिया जो हमारा जिला है, वहां पर नई हवाई पट्टी बनाई जाएगी। ये यहाँ पर तो पहले से ही है, देखने को मिलेगी आपको इन जगहों पर नई जो निर्माण की जा रही है वो कहां पर? कोरिया में बनाई जा रही है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।